नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नो वाला में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बीपीएससी कोड 134, जिसकी 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं हमारी बीपीएससी 131, 132 और 133। वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज कराऊंगा मैं आपको बीपीएससी 134, जो कि कंपलसरी कोड है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। कंसेप्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। दो चीज़ें पूछी हैं इसमें, दोनों के कंसेप्ट पूछे हैं। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी आर क्या है, टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस दैट डील्स विद, किस चीज़ से डील करते हैं, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस। अमंग नेशंस किसके बीच में डील करते हैं, ये किस चीज़ से डील करते हैं, बिटवीन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस। नेशंस के बीच में ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को बनाते, मेंटेन करने के लिए उसमें काम करते हैं। अब आता है हमारा बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, इसका देख लेते हैं किन किन चीज़ों पर ये फोकस करता है, किस तरह से काम करता है। पहला आता है फोकस, इंडिविजुअल स्टेट्स एंड दियर सेल्फ इंटरेस्ट। ये किस चीज़ पर काम करते हैं, मेनली इंडिविजुअल स्टेट, हर स्टेट के अपने अपने उनके इंटरेस्ट होते हैं, उस पर ये काम करते हैं। अपनी अपनी पावर हर कोई बढ़ाना चाहता है, उस चीज़ पर काम करते हैं। गोल क्या होता है इसका, प्रिवेंट एनी अदर स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल एंड थ्रेटनिंग अदर्स। किसी भी स्टेट्स को इतना पावरफुल ना होने दिया जाए कि वो दूसरों को धमकाने लगे या दूसरों के लिए खतरा बन जाए। इस चीज़ पर इनका मेन फोकस होता है, ये उनका उद्देश्य होता है। मैकेनिक्स क्या होते हैं इनके, नेशंस फ्रॉम अलायंस टू काउंटर द राइज ऑफ डोमिनेंट पावर्स। नेशंस क्या करते हैं, अलायंस बनाते हैं, फॉर्म अलायंस, किस चीज़ के लिए, टू काउंटर द राइज ऑफ डोमिनेंट पावर्स। किसी भी ऐसे देश को पावरफुल होने से रोकने के लिए अलायंस बनाते हैं, जो कि बाद में डोमिनेंट हो सकता है, या किसी भी ऐसे राष्ट्र को पावरफुल होने से रोकने के लिए अलायंस बनाते हैं जो डोमिनेंट हो सकता है, जो बाद में खतरा बन सकता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है इसका, कैन लीड टू आर्म्स रेस, जिसको कि हम जिसका एक बड़ा रूप हमारा न्यूक्लियर रेस भी होता है, ये आर्म्स रेस की तरफ हमें लेड करता है। एंड फोकस ऑन रिलेटिव पावर, रिलेटिव पावर मतलब उसी से रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ाने पर फोकस करता है। बीइंग स्ट्रॉन्गर देन दी अदर्स, हर कोई राष्ट्र क्या चाहता है, हम दूसरे राष्ट्र से ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसी चीज़ में लगे रहते हैं। उसी चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, सारे राष्ट्र अपने आर्म्स को बढ़ाते जाते हैं, नए नए तरह के हथियार बनाते जाते हैं, जो कि आगे चलकर खतरनाक हो सकते हैं। रेदर देन ओवरऑल सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी पर ये फोकस नहीं करते, अपने हथियार बढ़ाने पर, अपनी ताकत बढ़ाने पर सिर्फ ये फोकस करते हैं। बट जब अब बात आती है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, सबसे पहले तो वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। कलेक्टिव मतलब एज अ होल बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी सुरक्षा होती है, बट उन सब क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो एक जो बड़ा क्षेत्र बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी सिक्योरिटी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको हम कहेंगे। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, किस चीज़ पर फोकस करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्टिंग एज अ होल। पूरे देश, पूरी दुनिया को क्या करता है, जितने भी देश हैं पूरी दुनिया के, उनको सबको एक यूनिट मान के उन सबकी सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। इसके गोल क्या क्या है वो देखते हैं। डिटर अग्रेशन बाय एनी स्टेट थ्रू अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स, मतलब डिटर अग्रेशन बाय एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के द्वारा यदि उसको अग्रेशन दिखाया जाता है किसी दूसरे स्टेट पर, थ्रू अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स, एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स से उसको काउंटर करते हैं। या फिर कह लीजिए कि एक तरह से पूरे विश्व जो है, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सभी मिलकर एक ही रिस्पॉन्स देते हैं उसको काउंटर करने के लिए। मैकेनिक्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके। रिलाइज ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर रिलाई करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड रेस्पॉन्ड टू थ्रेट्स। किस चीज़ के लिए रिलाई करते हैं, खतरों को पहचानने के लिए और उनका जवाब देने के लिए यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर रिलाई करते हैं।
आइडियली ऑल मेंबर स्टेट्स वुड कंट्रीब्यूट टू स्टॉपिंग अग्रेशन। आइडियली क्या होता है, आइडियली क्या उम्मीद की जाती है, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे हर तरह से, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के अगेंस्ट में, स्टॉपिंग अग्रेशन, अग्रेशन को रोकने के लिए वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या होता है इसका, ये भी देख लेते हैं। हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, किस चीज़ पर इसकी बुराई की जाती है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशंस विच कैन बी लैकिंग ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट और पावरफुल स्टेट्स एक्टिंग यूनिलेटरली। क्या फ़र्क पड़ता है इससे, इफेक्टिवनेस इसकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशंस पर डिपेंड करती है। जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो यदि कोऑपरेट करते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, नहीं तो घट जाती है। जिससे कि क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, लैकिंग ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट और पावरफुल स्टेट्स एक्टिंग यूनिलेटरली। क्या फ़र्क पड़ता है, या तो नेशनल स्टेट्स सामने आ जाते हैं पावरफुल कंट्रीज़ के, या फिर और पावरफुल स्टेट्स क्या करते हैं, अपनी ही तरह से अपने या कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट के थ्रू, जैसा जैसा उनका इंटरेस्ट होता है उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लिबरल अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। हमें लिबरल अप्रोच के बारे में बात करनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिबरल अप्रोच क्या होती है, कैसे रखी जाती है। लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफर्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ थॉट्स लाइक रियलिज्म। इसमें क्या बताया जा रहा है, आईआर में ये क्या करता है, लिबरल अप्रोच क्या हमें ऑफर करता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देता है। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा जाता है इसमें, कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ थॉट्स। ट्रेडिशनल स्कूल्स जो भी होते हैं हमारे, उनके कंपेयर में क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देता है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव को ये उसकी वकालत करता है। तो देख लेते हैं कुछ की आइडियाज़ इसमें क्या क्या होते हैं हमारे। पहला आता है इसमें सेंट्रल बिलीफ्स। इसमें केंद्रीय मान्यता क्या है, सबसे मुख्य तौर पर इसमें किस चीज़ को मान्यता दी जाती है, इंडिविजुअल्स मैटर। इंडिविजुअल इसमें मैटर करते हैं, हर एक इंसान की इसमें कीमत होती है। कीमत यानी कोई पैसे दे के खरीदने वाला नहीं, हर इंसान को कीमती समझा जाता है, उसकी अपनी वैल्यू समझी जाती है। लिबरल्स क्या करते हैं, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दियर राइट्स। उनके इंडिविजुअल्स को और उनके राइट्स को वैल्यू देते हैं, उनको कोई कमतर करके नहीं आंका जाता है। अ जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड वेल बीइंग। इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पे फोकस किया जाता है जिसमें कि ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाए और वेल बीइंग पर ध्यान दिया जाए, लोगों की वेल बीइंग पर ध्यान दिया जाए। अब आता है कोऑपरेशन ओवर कन्फ्लिक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोऑपरेशन ओवर कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये चीज़ ये होती है कि हमें लड़ाई झगड़ों से ज़्यादा आपस में एक दूसरे का सहयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर इंडिविजुअल की भी बात होती है, यहाँ पर नेशंस की भी बात होती है। जैसे कि देख सकते हैं, कोऑपरेट टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट्स। यदि लोग कोऑपरेट करेंगे तो उनके कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, वो उनका फ़ायदा उन्हें मिलेगा और इसी तरह से वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसमें की एरियाज ऑफ स्टडी क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला है हमारा डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस थ्योरी क्या करती है, ये सजेस्ट करती है डेमोक्रेसीज को क्या आर लेस लाइकली टू फाइट ईच अदर। आपस में लड़ना थोड़ा कम कीजिए या बंद कीजिए। शेयर्ड वैल्यूज एंड पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू दिस। और किस चीज़ पर बल दीजिए, अपने शेयर्ड वैल्यूज़ पर बल दीजिए। जो भी आपके साझे बेनिफिट्स हैं, साझा बेनिफिट्स जो कि कॉमन बेनिफिट्स अभी हमने बात की थी, उन पर ध्यान दीजिए। पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। उस तरह के मैकेनिज्म को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। ये कहता है, ऐसा इस थ्योरी में बताया जाता है। दूसरा आता है हमारा कमर्शियल पीस थ्योरी। इसको भी देख लेते हैं। कमर्शियल पीस थ्योरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर व्यापार से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात होने वाली है। तो फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरपेंडेंस क्रिएट क्या करती है, क्या क्रिएट करती है, इंसेंटिव्स फॉर कोऑपरेशन एंड
डिस्करेज वॉर। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या बताया गया इसमें, जैसे कि फ्री ट्रेड होगा दो इकोनॉमीज़ के बीच में, या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा एक दूसरे के ऊपर, इकोनॉमिक तौर पर एक दूसरे पर भारित होंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इंसेंटिव्स बढ़ेंगे दो देशों के जो भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होंगे, और कोऑपरेशन बढ़ेगा उन दोनों के बीच, और उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, REOs जिनको हम कहते हैं, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इनकी हमें क्या बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्षेत्रीय तौर पर काम करती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देख लेते हैं REOs क्या करती हैं, आर क्रूशियल प्लेयर्स। किस चीज़ में क्रूशियल प्लेयर का रोल प्ले करती हैं वो, टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आजकल का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वैश्वीकरण की जो बातें होती हैं, वैश्वीकरण के द्वारा जो देश चल रहे हैं आजकल, उसमें क्या करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे, दे एक्ट एज प्लेटफॉर्म्स फॉर कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन। ये किसी पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में कंट्रीज़ को क्या करते हैं, अपना आपस में कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि उससे क्या फ़ायदा होता है, एमिंग टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होती है, आगे बढ़ती है, इकोनॉमिक तौर पर हम वृद्धि करते हैं। स्टेबिलिटी फॉर ऑल मेंबर्स एंड स्टेबिलिटी फॉर ऑल मेंबर्स, जब कोई कंट्री इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ेगी तो उसमें स्टेबिलिटी अपने आप से आ जाएगी और शांति व्यवस्था वहाँ पर बढ़ेगी अपने आप से। वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दूसरा आता है प्रमोटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड को प्रमोट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, जिससे कि वहाँ की क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधरती है, वहाँ पे बिजनेसेस जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से तरक्की करते हैं, और उनकी उस क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका देखने को मिलती है। REOs क्या करते हैं, ऑफन एस्टाब्लिश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTAs एस्टाब्लिश करते हैं ये REOs, और कस्टम्स यूनियंस क्या करती हैं, एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, वो ट्रेड बैरियर्स को हटाते हैं, टैरिफ्स को हटाते हैं, कौन, कस्टम यूनियंस, इनके थ्रू, और दिस अलाउज फॉर स्मूदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द रीजन। और उस रीजन में ये क्या करते हैं, स्मूथ ट्रांसफ़र को बढ़ाते हैं, किस चीज़ के, चाहे वो गुड्स के मामले में हो चाहे सर्विसेज के मामले हो, किसी भी चीज़ के ट्रांसफ़र को वो स्मूथ बनाते हैं, फ्लो स्मूथ करते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है, इंक्रीजिंग ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़ते हैं चीज़ों के, और मेकिंग रीजनल इकोनॉमीज मोर कम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। और जो रीजनल मार्केट्स होती हैं, छोटी छोटी मार्केट्स जो पहले थी, अब उनमें क्या हुआ है, आपस में ट्रेड बैरियर्स हट गए हैं और चीज़ों का फ्लो ज़्यादा हो गया है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा हो गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है, ट्रेड फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो क्या करती हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगती हैं और इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा कंपटीशन के लेवल पर वो आ जाती हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर चीज़ों के बारे में देखा, उसमें ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए हैं, और जितनी भी बाधाएं हैं ट्रेड के बीच में या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो सारी हमने देखा हटा दी गई हैं या कम कर दी गई हैं, बहुत हद तक रेडिकेट कर दी गई हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, डेवलपमेंट बढ़ती है, इकोनॉमी जब बढ़ती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, सीधे सीधे डेवलपमेंट भी उससे आएगी। ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो REOs क्या करते हैं, फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करते हैं, इन बैरियर्स को हटा के आपस में जो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी होती है उसको शेयर करते हैं। किस किस फील्ड में, जो क्रूशियल फील्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से। एजुकेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों की बुद्धि के विकास के लिए। और इसी तरह से और भी चीज़ों में टेक्नोलॉजी जो भी होती है, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या फिर जो भी टेक्निक्स होती हैं उनको शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे से। और दिस नॉलेज, ये नॉलेज क्या करती है, ट्रांसफ़र हेल्प्स
मेंबर स्टेट्स इम्प्रूव दियर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस। और ये नॉलेज क्या करती है, मेंबर स्टेट्स को हेल्प करती है उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और उनको कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें इस लेवल पर लाने के लिए कि वो आगे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए। नेक्स्ट आता है एनहेंसिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सेम वही चीज़ है ये, जब सारी चीज़ें अच्छी होंगी, हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हम एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए किसी दो कंट्रीज़ की ही बात करते हैं, किन्हीं दो कंट्रीज़ की, उसमें एक दूसरे की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे, ट्रेड बैरियर्स हट जाएंगे, FTAs लागू हो जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और जितने भी चीज़ें हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनका फ्लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से पहली कंट्री में स्मूथ फ्लो हो जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और उसी के कारण क्या होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वहाँ पर बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। इनसे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हमारे ख़राब पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें सिक्योरिटी ख़राब होती है, स्टेबिलिटी ख़राब होती है, वो चीज़ें क्या होंगी, हमें कम होती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मार्क्सिस्ट अप्रोच किस चीज़ के लिए, टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। हमें इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए मार्क्सिस्ट अप्रोच किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है, या वो क्या कहती है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। देख लेते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या करती है। टू इंटरनेशनल रिलेशन ऑफर्स अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को के बारे में हमें बताती है, मतलब ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको हमें क्रिटिकल वे में देखना है। एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड क्लास स्ट्रगल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मार्क्स की जहाँ पर भी बात आती है, इसने क्लास स्ट्रगल पर हर चीज़ में जोर दिया है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो किसी और चीज़ की बात हो, इकोनॉमी की बात क्यों ना हो, क्लास स्ट्रगल पर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर क्या कहता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर बल देता है, क्लास स्ट्रगल पर बल देता है। इन शेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए किन किन चीज़ों पर बल दिया जाता है मार्क्सिस्ट अप्रोच में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर और क्लास स्ट्रगल्स पर इसमें बल दिया जाता है मुख्य तौर पर। हालांकि चीज़ें और भी है, पर मुख्य तौर पर इन दोनों पर बल दिया जाता है। की एरियाज क्या क्या है इसमें फोकस के, इंपीरियलिज्म देख लेते हैं। अ सेंट्रल कंसेप्ट एक्सप्लेनिंग हाउ डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, डेवलप्ड कैपिटल कंट्रीज क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट एंड डोमिनेट डेवलपिंग वंस। किस तरह से इसमें डेवलप कंट्रीज जो होती हैं, डेवलप्ड और डोमिनेंट कंट्रीज जो होती हैं, जैसा कि आप लोग पहले का एग्जांपल देख सकते हैं, आज से 100-200 साल पहले का, जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए थे, उन्होंने क्या किया, वो डेवलप्ड थे, हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया। उसी तरह से यहाँ पर यही बताया जा रहा है, वो किस तरह से आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं किसको, डेवलपिंग वंस को, जो अभी राष्ट्र विकसित हो रहे हैं, विकासशील राष्ट्र हैं जो कि विकसित नहीं हुए हैं, उनको वो किस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं। दिस कैन बी थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलिट्री। दो तरह से उसने बताया है, किस किस तरह से हो सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी ऐसी हो सकती हैं कि वो एक्सप्लॉइट करें। आज के करंट वर्ल्ड में चाइना को देख सकते हैं आप, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत हद तक ऐसी ही होती हैं, जो छोटे देशों पर जो लागू करते हैं वो, और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। काफ़ी बाद में पता चलता है उन देशों को भी। और दूसरा आता है मिलिट्री। इसको आप करंट सिनारियो में चाइना से भी रिलेट कर सकते हैं बहुत सी जगहों पर, डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली आने वाले समय में शायद हो सकता है देखने को मिले। बट अभी करंट कंटेक्स्ट में आप इराक देख सकते हैं, या फिर अभी कुछ पहले तक अमेरिका जो अफगानिस्तान में उन्होंने मिलिट्री लगाई हुई थी, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन चालू था सिक्योरिटी के नाम पर, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा आता है इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेमिंग फ्रॉम मार्क्सिज्म आर्ग्यूज दैट डेवलप्ड कंट्रीज क्रिएट अ सिस्टम। इसमें बताया गया है ये क्या होते हैं, स्टेमिंग फ्रॉम मार्क्सिज्म से ही निकली है ये थ्योरी, हालांकि है अलग, बट इसमें क्या बताया गया, डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा सिस्टम बनाते हैं ऑफ डिपेंडेंस ऑन लेस डेवलप्ड वंस, के जो कंट्रीज कम डेवलप्ड वो क्या करते हैं, डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाए ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज पर, और द फॉर्मर बेनिफिट फ्रॉम चीप रिसोर्सेज एंड लेबर वाइल हिंडरिंग द लेटर्स डेवलपमेंट। और यही चीज़ बताई है उनमें, उनके जो चीप रिसोर्सेज और लेबर्स का वो हर्ट करते हैं और बाकी आगे उसको
कंटिन्यू करते हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन का। द रोल ऑफ यूएन इन इंटरनेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोल ऑफ यूएन इन आईआर। आईआर में यूएन का रोल क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूएन के बारे में अक्सर सभी लोग जानते हैं, ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा आप में से भी। यूएन का रोल इंटरनेशनल में रिलेशंस में क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार। यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, मल्टीफेसेटेड रोल प्ले करता है किस चीज़ में, आईआर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक्टिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन कंटेस्टेड ग्लोबल स्टेट। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। यूएन प्राइमरी पर्पस एज श्राइन, प्राइमरी पर्पस यूएन का क्या था जब ये यूएन बना था 1950 में, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या था, आगे से कोई भी ऐसी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना हो, जैसा कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिली थी, ऐसी कोई भी वर्ल्ड वॉर ना हो, उसको स्टार्ट ना होने देना, यदि स्टार्ट हो भी रही हो तो उसको रोकना। तो इस चीज़ का ये क्या था, इसका मेन पर्पस था। इस चार्टर, इसके चार्टर में भी लिखा हुआ है ये सब, इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसमें क्या क्या आता है एक्टिविटीज़ में, दिस इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जैसा कि देख लेते हैं अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं इसकी। सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन सबसे पहले इसमें आता है इसकी एक्टिविटीज़ में। इसमें क्या होता है, ये किन्हीं भी 2 देशों के बीच में या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में जब भी कभी इन्हें देखने को मिलता है कि इनके लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है, उस चीज़ को रोकने के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। ये चीज़ इसमें पहली आती है। दूसरी आती है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग मतलब जैसे किसी देश में शांति है, आराम से लोग, उनकी व्यवस्था आराम से चल रही है, सरकार अच्छे से वर्क कर रही है, बट कहीं पर जैसे उन्हें वो देखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, कहीं पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर शांति भंग हो सकती है या होती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पर वो इंटरवीन कर सकते हैं, अपनी फोर्सेस भेज के वो शांति बहाल करते हैं वहाँ पर। तीसरा आता है हमारा पीस बिल्डिंग। पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग सेम से वर्ड लगते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। उसमें कीप करनी है पीस, मतलब पीस बनाए रखनी है, और इसमें क्या करना है, पीस बनानी है। पीस बिल्ड करनी है यानी बनानी है। पहले से जहाँ पर अशांति है, जिन भी देशों में अशांति है, जहाँ पर युद्ध है, अंतर कलह चल रही है देशों में, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट हैं, उसके द्वारा जो भी वहाँ पर पीस खराब हुई है, वहाँ पर पीस नहीं है कंट्रीज़ में, तो उसमें अपनी वो फोर्सेस भेजकर क्या करते हैं, पीस बिल्डिंग का काम करते हैं, वहाँ पर शांति बहाली की व्यवस्था करते हैं। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, यूएन's इफेक्टिवनेस इन मेंटेनिंग पीस इज अदर हैम्पर्ड बाय दीज थिंग्स। वो देख लेते हैं कि किसके द्वारा हैम्पर्ड होती है इनकी ये पीस कीपिंग एक्टिविटीज़। पहला आता है पावर पॉलिटिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पावर पॉलिटिक्स किस तरह की होगी, देख लेते हैं। डिसएग्रीमेंट्स अमंग पावरफुल मेंबर स्टेट्स, पर्टिकुलरली दोज विद वीटो पावर। पर्टिकुलरली दोज विद वीटो पावर। सबसे पहले इसमें देखा जाता है जो वीटो पावर होल्डिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि P5 कंट्रीज़ हैं हमारे। आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन से हैं, 5 के नाम बताना आप। 5 मैंने बता दिया है, 5 होते हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। वो क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, अपने से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी उनके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, उनको तो वो पास होने देते हैं वहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल से, बट जो भी उनके खिलाफ वाली चीज़ें होती हैं, जिनसे उनको थोड़ा बहुत भी नुकसान हो सकता है, उनकी पावर्स को थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है, उसको क्या करते हैं, वो वीटो पावर कर देते हैं, उनको वो पास नहीं होने देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से। और इसी से वो क्या करते हैं, उनके एक्शंस डिसिसिव हो जाते हैं। ये एक तरह का चैलेंज है इसमें। और दूसरा है लिमिटेड सोर्सेज। यूएन के पास अपने लिमिटेड सोर्सेज हैं, उसकी कोई अपनी फोर्स नहीं है। यूएन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी फोर्सेज उसमें भेजते हैं, और उस हिसाब से वो लोग उसमें पैसे भी देते हैं, उसी से उनके वो सारे रिसोर्सेज होते हैं। कई बार क्या होते हैं, वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं इतनी सारी जगहों पर, जैसे अभी आप इसराइल और उसका हमास का देख सकते हैं, इसराइल और ईरान के बीच भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कई बार यूएन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो हर जगह वहाँ पर भेजकर हर जगह काम कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनलिज्म इन आईआर। आईआर में रीजनलिज्म की हमें इम्पोर्टेंस बतानी है। अब इसमें एक सवाल आता है जो कि नॉर्मली दिमाग में आता भी है कि आईआर तो यार सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखें, आईआर तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उसमें रीजनलिज्म क्या करेगा? रीजन से रिलेटेड चीज़ें उसमें क्या करेंगी? बट उसमें क्या होता है रीजनलिज्म में कि जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं या फिर रीजन आप कह सकते हैं क्षेत्रीय जो प्रेशर ग्रुप्स को देख सकते हैं, वो क्या करते हैं अपनी अपनी मांगों के थ्रू, अपने आंदोलनों के थ्रू या फिर अपने अपने जो भी उनके क्षेत्रीय पार्टियों के जो सदस्य चुनकर संसद में गए होते हैं, पार्लियामेंट में गए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि हमारे इस चीज़ से रिलेटेड, इस मुद्दे से रिलेटेड बातों को आगे बढ़ाया जाए और आगे इंटरनेशनल रिलेशन में इन चीज़ों को आगे तरजीह दी जाए या फिर उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाए, प्रायोरिटी पे रखे जाए वो चीज़ें। तो देख लेते हैं। रीजनलिज्म होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन आईआर, ऑफरिंग अ लेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड इन्फ्लुएंस दैट कॉम्प्लीमेंट्स। जो क्या करते हैं एक लेयर ऑफ कोऑपरेशन देते हैं एंड इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लीमेंट्स एंड समटाइम्स चैलेंजेस। कभी कभी ये चीज़ें चैलेंज के तौर पर भी सामने आती हैं। बट द ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर किस चीज़ के सामने आती हैं चैलेंज बनकर? द ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर। ये वही चीज़ है कि जैसे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो गई या प्रेशर ग्रुप हो गए जो किसी छोटे मुद्दे पर, क्षेत्रीय मुद्दे पर गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, वो चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज की तरह पे सामने आती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनलिज्म, इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी? ये क्या करते हैं डीपन्स कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा डीप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉस्टर कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज अमंग मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स के बीच में किन किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं? ये इकोनॉमिक चीज़ों को, पॉलिटिकल चीज़ों को, सिक्योरिटी इश्यूज़ को ये बढ़ावा देते हैं मेंबर स्टेट्स के बीच। दिस कैन लेड टू, ये क्या क्या कर सकता है? इंक्रीज ट्रेड बढ़ा सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स बढ़ा सकता है जो कि फ़ायदा देंगे संपूर्ण रीजन को, जो कि एक तरह से फ़ायदेमंद होते हैं संपूर्ण रीजन के लिए। दूसरा आता है हमारे पास स्ट्रेंथन्स बार्गेनिंग पावर। जब एक पर्टिकुलर क्षेत्र का हम देख लेते हैं, मान लीजिए अभी तो हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की थी, बट यदि हम थोड़े बड़े कंटेक्स्ट में बात करें जैसे साउथ एशिया की या साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, साउथ एशिया में क्या आता है? हमारा देश आता है, पाकिस्तान आता है, चाइना, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है और भूटान आता है। तो इस तरह के जो भी कंट्रीज़ हैं हमारे साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं, इसको अगर हम पूरा एक क्षेत्र मान लें, रीजनलिज्म मान लें, हालांकि पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं होने देता, बट अगर उसे हटा भी दें, बाकी कंट्रीज़ की बात करें, तो सब मिलकर काम करते हैं कई बार कई मुद्दों पर। उस कंटेक्स्ट में हमारा क्या होता है ये क्या करते हैं बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं कि साउथ एशिया में भाई इन चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें बात रखते हैं, यूएन में रखते हैं और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के उन पर ये बात रखते हैं। सब लोग मिलकर एक साथ एक ही बात रखते हैं कि हमारे क्षेत्र को इन चीज़ों से नुकसान हो रहा है, हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें चाहिए, तो आप इस पर बात कीजिए, या उन मुद्दों को उठाते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर को हमारी बढ़ाती है। एक्टिंग एज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक की तरह यदि वो काम करते हैं तो रीजनल ग्रुपिंग्स कैन हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड, चाहे वो ट्रेड पर भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज पर हो सकता है, ग्लोबल गवर्नेंस पर भी हो सकता है, और भी वेरियस चीज़ें हैं जिनमें वो हो सकता है। एफटीए वगैरह के बारे में यहाँ पर बात हो सकती है जो कि ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। दिस गिव्स देम मोर लेवरेज इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल इश्यूज, ये क्या करता है उनको ज़्यादा पावर देता है, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल इश्यूज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़्यादा पावर उनको प्रोवाइड करता है। प्रोमोट्स पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये क्या करता है? अब वही बात है जैसे मान लीजिए साउथ एशिया हो गया या साउथ ईस्ट एशिया के, मान लीजिए ज़्यादातर चाइना का उनसे कन्फ्लिक्ट रहता है साउथ ईस्ट एशिया का, या फिर ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज़ के साथ, जैसे जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनसे क्या रहता है चाइना का अधिकतर कन्फ्लिक्ट रहता है। तो उस चीज़ में क्या होता है यदि वो सारे देश मिलकर एक साथ, जो 25-30 देश हैं, एक साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मंच पर, उनके प्लेटफॉर्म पर वो आवाज़ उठाते हैं या उस मुद्दे को उठाते हैं, तो क्या होता है चाइना पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो वहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट उनके हो रहे हैं उस चीज़ों को एटलीस्ट थोड़ा सा कम करेगा, बंद नहीं करेगा भी तो भी
उनको थोड़ा सा एटलीस्ट वो कम करेगा। क्यों? क्योंकि एक साथ इतने सारे देश अगर यदि कोई बात उठाएंगे तो उनको सुननी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, जिसमें पहला है बैलेंस ऑफ पावर। अभी हमने इसकी बात की थी ऊपर, बैलेंस ऑफ पावर की, मतलब किसी भी कंट्री को इतना पावरफुल ना होने दिया जाए कि वो किसी दूसरी कंट्री पर या बाकी कंट्रीज़ पर वो अपनी हुकूमत चलाने लगे या अपने डोमिनेंस दिखाने लगे, दादागिरी दिखाने लगे। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मेन आइडिया देखते हैं क्या क्या है। मेन आइडिया इसका क्या है? द थ्योरी सजेस्ट दैट स्टेट्स कैन सिक्योर देयर सर्वाइवल बाय प्रिवेंटिंग एनी वन स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल एंड डोमिनेटिंग अदर्स। इसमें बताया गया है स्टेट्स को क्या करना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपना सर्वाइवल सिक्योर करने के लिए किसी भी ऐसे स्टेट को ज़्यादा ताकतवर ना बनने दिया जाए जो कि बाद में डोमिनेंट हो सकता है। जैसे कि चाइना की यहाँ पर बात होती है। एग्जाम्पल में यहाँ पर हम एग्जाम्पल के यहाँ पर हम चाइना भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स क्या क्या होते हैं इसके, किस किस तरह से इसका मैकेनिज्म काम करता है। नेशंस क्या करते हैं? अटेम्प्ट टू बैलेंस अगेंस्ट अ राइजिंग पावर बाई, किस किस चीज़ों से वो अटेम्प्ट करते हैं किसी राइजिंग पावर के अगेंस्ट में बैलेंस बनाने के लिए। इंक्रीजिंग दियर ऑन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये दोनों काम होते हैं, अपनी मिलिट्री को बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ओवरऑल कहें तो सिंपल दो वर्डों में आर्म्स रेस में शामिल हो जाते हैं, अपने अपने हथियारों को बढ़ाने लगते हैं। दूसरा आता है फॉर्मिंग अलायंसेस विद अदर कंट्रीज थ्रेटन्ड बाय द राइजिंग पावर। यहाँ पर सेम एग्जांपल चाइना का आ सकता है, हम चीन का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि क्या होता है, चाइना एक उभरती हुई पावर है, उभरती हुई सुपर पावर है, जो कि क्या करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को धमकाता है और उन कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको काउंटर करने के लिए अपना एक अलायंस बना सकते हैं, कॉमन अलायंस बना सकते हैं। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट, जैसा कि देखा भी जाता है, जो कि अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, बहुत से अलायंस बनाए जाते हैं। गोल क्या होता है इसका? वही गोल है किसी राइजिंग पावर को बढ़ने से रोकना, जो कि ऐसा कंट्री हो सकता है जो कि बाद में डोमिनेट करे या गुंडागर्दी वाली जो भी फीलिंग होती है जिस भी कंट्री के खिलाफ, उसको रोक सके। टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वेयर नो सिंगल स्टेट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिक्टेट इट्स विल ऑन अदर्स, आइडियली लीडिंग टू दिस। इनको देखते हैं, अभी पहले देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, कोई भी एक ध्रुवीय नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी कॉन्टेक्स्ट में अभी या देख लो या फिर आपसे 20 साल 30 साल पहले देख लीजिए, वहाँ पर क्या था, एक ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री था अमेरिका, जो कि ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड को डिक्टेट करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी मर्जी के हिसाब से चीज़ें हो रही थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर क्या इनका गोल रहता है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें बहुत सारे देश ताकतवर हों, जो और उतने ताकतवर हों कि दूसरे को धमका ना पाए एटलीस्ट, और यदि ऐसा करें तो बाकी जो ताकतवर स्टेट्स हैं वो आकर उसका विरोध कर सकें। तो ये चीज़ इसमें बताई जाती है। बट ये किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं? रिड्यूस रिस्क ऑफ मेजर वॉर्स। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि इसमें मेजर वॉर्स का रिस्क जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही देश अगर पूरे विश्व में ताकतवर होगा तो वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो युद्ध भी कराएगा और बाकी चीज़ें भी, ट्रेड वगैरह को भी वो इन्फ्लुएंस करेगा। बट जब बहुत सारे देश ताकतवर होंगे या फिर कोई भी देश इतना ताकतवर नहीं होगा कि दूसरों को दबा सके, तो वो क्या करेंगे, कोई भी देश इतनी हिम्मत नहीं करेगा किसी दूसरे देश को दबाने की या फिर चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की, जिससे कि रिजल्ट एंड में क्या होता है, मेजर वॉर्स, जो कि उससे बच सकेंगे। मोर स्पेस फॉर डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन।
जब सामने वाले को पता होगा यदि मैं वॉर स्टार्ट करूंगा तो जितना नुकसान मैं दूसरे का करूंगा हो सकता है उससे ज़्यादा मेरा हो जाए, क्योंकि मेरी ही तरह से मेरे ही बराबर ताकतवर देश और भी बहुत सारे हैं, हो सकता है वो सारे एक साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दें। तो क्या होगा, वॉर का तो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ भी कोई भी कंट्री ऐसा कुछ करेगा नहीं। बट उससे क्या होगा, डिप्लोमेसी के रास्ते खुलेंगे, डिप्लोमेसी के और नेगोशिएशन के रास्ते खुलेंगे, जिसमें बातचीत बढ़ेगी और बातचीत से समस्याओं का सलूशन करने की कोशिश की जाएगी। अगला आता है हमारा हेलसिंकी अकॉर्ड्स। हेलसिंकी अकॉर्ड्स देख लेते हैं क्या होता है। हेलसिंकी अकॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज हेलसिंकी फाइनल एक्ट, इसको क्या कहते हैं, हेलसिंकी फाइनल एक्ट भी कहते हैं। लैंडमार्क अग्रीमेंट है ये। कब हुआ था, अगस्त 1 1975 को। अगस्त 1 याद नहीं भी रखेंगे तो अगस्त 1975 में ये साइन हुआ था। ये फाइनल हुआ था कहाँ पर, हेलसिंकी फिनलैंड में। फिनलैंड का एक शहर है हेलसिंकी, वहाँ पर ये फाइनल हुआ। इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन ईजिंग कोल्ड वॉर टेंशंस बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय द सोवियत यूनियन। आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे 1950s के अराउंड से वो चल रहा था और 1990s के अराउंड तक वो चला, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला। हालांकि ये एक वॉर ना होकर बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर इसको कह सकते हैं, ट्रेड वॉर या फिर बाकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में वॉर थी ये। डायरेक्ट वॉर ना होकर इनडायरेक्ट वॉर इसको हम कह सकते हैं। उसकी जो टेंशन्स थी उसको कम करने के लिए या ईज़ करने के लिए, उनको थोड़ा सा रोकने के लिए उसमें एक अकॉर्ड साइन हुआ वहाँ पर। कहाँ पर, 1975 में हेलसिंकी में वो साइन हुआ, हेलसिंकी पोलैंड फिनलैंड में। इसकी सिग्नेटरीज के कौन कौन सी कंट्रीज थी देख लेते हैं। 35 यूरोपियन कंट्रीज थी इसकी सिग्नेटरी, अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इन लोगों ने साइन किया। पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इन्होंने एक ऑपरेशन बनाई, कंसंट्रेशन ऑफ कोऑपरेशन ऑफ यूरोप, दैट कल्मिनेटेड इन द हेलसिंकी अकॉर्ड्स, जो कि उन्होंने बाद में उसमें हेलसिंकी अकॉर्ड में डाला। नोटेबली क्या था इसमें, क्या क्या चीज़ें नोट करने लायक थी। अल्बानिया का रिमेन द ओनली यूरोपियन कंट्री दैट डिड नॉट साइन इट अंटिल 1991। अल्बानिया इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने 1991 तक इसको साइन नहीं किया था। बाकी ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया था। इसका फोकस एरियाज क्या क्या थे। एग्रीमेंट एड्रेस्ड अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स डिवाइडेड इनटू 3 मेन बास्केट्स। 3 बास्केट्स में इन्होंने टॉपिक्स को डिवाइड किया, वो देख लेते हैं हम। बास्केट 1 क्या है, प्रिंसिपल्स गाइडिंग रिलेशंस अमंग स्टेट्स। दिस include principle like sovereign equality, respect for human rights, inviolability of frontiers and peaceful settlement of disputes। इसमें क्या क्या था, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो प्रिंसिपल्स में डाले जाने चाहिए। सॉवरन इक्वालिटी पर बल दें, जो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स हो, जिसमें इनवायलेबिलिटी हो ऑफ फ्रंटियर्स एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हो। यदि कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको पीसफुली हमें सॉल्व कराना चाहिए। लड़ाई मतलब यहाँ पर डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है, कोई झगड़ा वगड़ा होता है छोटे मोटी तो मैं कह सकते हैं, जिसको किसी देश के बीच, 2 देशों के बीच यदि कुछ होता है तो उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व कराया जा सके। सेकंड और थर्ड बास्केट देख लेते हैं। सेकंड बास्केट में कौन कौन से मुद्दे थे। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के बारे में इसमें बात की गई। दिस एम्ड टू फोस्टर ट्रेड, साइंटिफिक एक्सचेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें मेनली किस किस चीज़ों पर बात की गई, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे, जिसमें सब टॉपिक्स क्या कहते हैं, फोस्टर ट्रेड, ट्रेड को बढ़ावा दे, साइंटिफिक एक्सचेंज को बढ़ावा दे, मतलब जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है आपस में एक दूसरे से शेयर करके एक दूसरे की तरक्की में हम भागीदार बन सकें, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर जिसमें ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि आज तक भी नहीं दिया जाता। और बास्केट 3 में किस किस मुद्दों पर बात हुई। बास्केट 3 में बात हुई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर बात हुई, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स भी आते हैं मेनली। दिस इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फैमिली रीयूनिफिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। इन चीज़ों पर मेनली बात की गई। इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर बात की गई,
मूवमेंट की फ्रीडम होनी चाहिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, फ्री होना चाहिए इंसान, या फिर ट्रेड से रिलेटेड भी चीज़ें हैं इसमें, फैमिली रीयूनिफिकेशन होनी चाहिए, और कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर भी इसमें बात की गई कि इन चीज़ों पर कोई रोक टोक ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुएज क्राइसिस। सुएज क्राइसिस आपको पता होगा, सुएज नहर या फिर सुएज कनाल कह सकते हैं हम, इजिप्ट में ये प्लेस्ड है, इजिप्ट में सिचुएटेड है। इसी के रिलेटेड एरिया में, इसी से आसपास के एरिया में यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटी सी वॉर हुई थी जिसको हम सुएज क्राइसिस कहते हैं। द सुएज क्राइसिस ऑल्सो नोन एज द सेकेंड अरब इजराइली वॉर, अरब इजराइली वॉर कहते हैं इसको, या फिर ट्राईपार्टाइट अग्रेशन कहते हैं। दो नामों से और जाना जाता है, सेकेंड अरब इजराइली वॉर और ट्राईपार्टाइट अग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या था, एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था दैट इरप्टेड इन 1956 में ये लड़ाई हुई। ट्रिगरिंग इवेंट्स क्या क्या थे इसमें, किन किन इवेंट्स ने इसको भड़काया वो देख लेते हैं। नेशनलाइजेशन, सबसे पहले नेशनलाइजेशन आता है। जुलाई 1956 में क्या हुआ, इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने क्या किया, गेमल अब्देल नासिर ने नेशनलाइज द सुएज कनाल, सुएज कनाल को नेशनलाइज कंपनी के थ्रू कंपनी बना दिया, विच वॉज ओन्ड बाई ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंटरेस्ट। उसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कंपनी बना दिया, जो कि कौन ऑन करते थे, ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट वाले लोग उसको ऑन करते थे। दिस मूव एंगर्ड ब्रिटेन एंड फ्रांस हु हैड लॉन्ग कंट्रोल द कैनाल्स ऑपरेशंस। पहले क्या होता था, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग वहाँ पर उसको ऑन करते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब इजिप्ट के सरकारी कंपनी के हाथों उसको दे दिया, सुएज कनाल का उसका सारा कंट्रोल उसमें दे दिया, जिससे कि क्या हुआ, जो पहले उसको ऑन करते थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया उसको लेकर। और आगे क्या हुआ, इजरायली कंसर्न्स के बारे में भी देख लेते हैं, इजराइल यहाँ पर कैसे इंक्लूड हुआ। नासिर जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे इसराइल के, इजिप्ट के, उन्होंने क्या किया, ऑल्सो क्लोज द स्ट्रेट्स ऑफ तिरान एंड इम्पोर्टेंट वाटरवे लोकेटेड एट द एंट्रेंस टू द गल्फ ऑफ अकाबा। उन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ तिरान को भी बंद कर दिया, जो कि उसके पास में ही है, सुएज कनाल के पास में ही है, और इम्पोर्टेंट वाटरवेज को भी उन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि गल्फ ऑफ अकाबा में एंट्री हो सकती थी। गल्फ ऑफ अकाबा वहीं पर है, ये सुएज कनाल के पास, यहाँ पर ये सुएज कनाल है, इधर की तरफ तीरान वगैरह आ जाते हैं, और ये जो पूरा एरिया ये हो जाता है, ये आपका अरब कॉन्टिनेंट हो जाता है, अरब कॉन्टिनेंट, यहीं पर ये सारे आ जाते हैं, जिससे कि गल्फ ऑफ अकाबा वगैरह में इसमें एंट्री हो सकती है। ये सारे आ जाते हैं, तीरान वगैरह, स्टेट ऑफ तीरान यहाँ पर आता है, जिससे गल्फ ऑफ अकाबा में यहाँ पर एंट्री हो सकती है। वो सब उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उनके रास्ते बंद कर दिए, इससे कि इजरायली शिपिंग भी अफेक्ट हुई। और दिस थ्रेटेंड इजराइल्स एक्सेस टू द रेड सी, रेड सी में इसराइल का एक्सेस को उन्होंने थ्रेटन किया, या फिर कह दीजिए कि रोक दिया। इट्स साउदर्न पोर्ट ऑफ इलाट एंड इट्स साउदर्न पोर्ट ऑफ इलाट, साउदर्न पोर्ट ऑफ इलाट को भी उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर दिया। अब इस चीज़ से क्या होगा, जब आप किसी कंट्री का ट्रेड मार्ग भी रोक लेते हो, ट्रेड वे ही रोक लेते हो उसका, चाहे वो वाटर वे हो, चाहे वो एयर वे हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी वे हो, उसको आप रोक लेते हो, तो वो कंट्री क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें गुस्सा भर जाता है। और ये गुस्सा एक लेवल तक इतना बढ़ गया था उसमें कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी की भी बात यहाँ पर की जाती है कि सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी क्या थी, ब्रिटेन और फ्रांस और इजराइल ने क्या किया, सीक्रेटली प्लान किया अब मिलिट्री ऑपरेशन, किस चीज़ के लिए, टू ओवरथ्रो नासिर एंड रीगेन कंट्रोल ऑफ द सुएज कनाल। इन्होंने क्या प्लान किया सीक्रेटली, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर, कि एक मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं जिससे कि हम नासिर को उखाड़ फेंकेंगे और दोबारा से सुएज कनाल का कंट्रोल हम ले लेंगे। और फिर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है, इन्वेजन देखने को मिलता है अक्टूबर 1956 में। हमें इसराइल ने क्या किया, एक सरप्राइज अटैक प्लान किया, किस पर, इजिप्ट पर, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर, क्विकली ऑक्यूपाइंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी। बहुत जल्दी उन्होंने क्या कर दिया, एक सरप्राइज अटैक प्लान किया, और बहुत जल्दी ही उस अटैक से क्या फ़ायदा हुआ इसराइल को, उन्होंने सिनाई पेनिनसुला का बहुत बड़ा रीजन अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस ने क्या किया, देन इंटरवीन्ड
विद एन एयर एंड नवल असॉल्ट। उसके बाद एकदम से ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, एयर के रास्ते से और नवल मतलब पानी के रास्ते से उन्होंने एक तरह से अटैक किया, ऑस्टेंसिबली टू सेपरेट द वॉरिंग पार्टीज, और दोनों के बीच में एक तरह से आकर खड़े हो गए, उनको सेपरेट कर दिया। वॉरिंग पार्टीज मतलब मिस्र को और इजिप्ट को और इजराइल को वहाँ पर सेपरेट कर दिया कि अब आप ज़्यादा लड़िए मत। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी हमने इतना ही रखा है। क्यों? क्योंकि ये 100-150 वर्ड में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, इसके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल हमें पता ही है क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। UNGA के बाद, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, किसमें से? टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एंड होल्ड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है? मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। इट्स द मोस्ट पावरफुल बॉडी विद इन द UN सिस्टम। सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है इसकी, UN सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। कैपेबल ऑफ टेकिंग लीगली बाइंडिंग एक्शंस दैट मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट। और ये इस तरह के डिसीजन ले सकती है जो कि सभी मेंबर स्टेट्स को मान्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं इसके डिसीजंस सभी मेंबर स्टेट्स पर। तो उससे ये क्या होती है, सबसे पावरफुल बॉडी हमें देखने को मिलती है। की फीचर्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि उनमें आता है कॉम्पोजिशन आ जाता है, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि ये आपको आई थिंक पता ही होगा आप में से बहुत से लोगों को। इसमें 15 मेंबर्स आ जाते हैं। ये मैं आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें P5 की बात थी, परमानेंट 5 मेंबर्स की बात थी, जिसको आपको कमेंट में लिखना था, वो आप इसमें लिख कर बताएंगे। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। इसके 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और 10 जो होते हैं मेंबर्स वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पर 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक, 10 मेंबर्स इसमें से 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। और वेरी गुड, आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को दिख गया होगा इसमें परमानेंट 5 मेंबर्स के नाम। नहीं दिखे तो ठीक है, अच्छी बात है, बिना चीटिंग के लिख के दिखाइएगा कमेंट में। इसमें क्या होता है, परमानेंट 5 मेंबर्स जिनको हम P5 भी कहते हैं, वो परमानेंट सीट्स को होल्ड करते हैं। और उनके पास क्या होता है वीटो पावर्स होती हैं उनके पास ओवर एनी सस्टेनेटिव रिजोल्यूशन। वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी रिजोल्यूशन के ऊपर वो वीटो पावर कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं। और अब आते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये इलेक्टेड होते हैं फॉर 2-2 साल के लिए, ये चुने जाते हैं 2-2 साल की टर्म के लिए। इनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। कहाँ से चुने जाते हैं? बाय द जनरल असेंबली। UNGA जो होता है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इनको वोट करके चुनती है कौन से 10 मेंबर्स अपने वहाँ पर जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि टेम्परेरी मेंबर्स होंगे ऑन अ रीजनल बेसिस। हर रीजन से 1-1, 2-2 मेंबर्स वहाँ से चुने जाते हैं। यूरोप को एक रीजन माना जाता है, एशिया को एक रीजन माना जाता है, साउथ ईस्ट एशिया को एक रीजन माना जाता है, अफ्रीका को एक माना जाता है, अमेरिका को, साउथ अमेरिका को। इस तरह से रीजन्स डिवाइड करे जाते हैं। और इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होती है, डोंट हैव वीटो पावर। इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती टेम्परेरी मेंबर्स जो होते हैं, सिवाय परमानेंट मेंबर्स के, किसी के पास वहाँ पर वीटो पावर नहीं होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें बहुत बाद में जुड़ा है। ठीक, पहले ब्रिक हुआ करता था, अब ये ब्रिक्स होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके लिए ही इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स बनाया। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
दोनों में छोटा सा फ़र्क होता है। इंटरनेशनल मतलब ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देश उसमें जुड़े होते हैं, उनको भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम। बट उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी देश होते हैं, बहुत सारे देश होते हैं। इनमें कुछ देश होते हैं गिनती के 4, 5, 10 देश होते हैं, इनको हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़। किसकी? इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो कि विकासशील देश हैं, उनके ऐसे 5 देशों ने मिलकर ये बनाया है। हालांकि 4 ने बनाया है, एक बाद में जुड़ा है। दैट एम्स, जिसकी एम क्या होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की? टू प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। इसकी एम क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ानी है, ट्रेड बढ़ाना है, डेवलपमेंट बढ़ानी है। किन किन के बीच में, कहाँ पर बढ़ानी है? इट्स मेंबर स्टेट्स, अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में इनको ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देना है। द ब्रिक्स एक्रोनिम वाज ओरिजिनली कॉइंड बाय जिम ओनील। ये जिम ओनील के द्वारा इसकी एक एक्रोनिम दिया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है ब्रिक्स दी हुई है, वो जिम ओनील के द्वारा दी गई है। ये कौन थे? गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे। 2001 में ये टर्म इन्होंने दी। अब इसके मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये क्या हो जाता है? BRICS, ब्रिक्स। ये साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है? 2010 में इसने ज्वाइन किया है। 2001-2 में ये बना था। इसको देख सकते हैं हम। इसको याद रखना आप, कई बार MCQs में आ जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें। गोल्स ऑफ ब्रिक्स क्या है? गोल्स ऑफ ब्रिक्स क्या क्या है? इंक्रीज, अभी हमने पढ़ा ही है इसके गोल क्या क्या है, इसकी एम क्या क्या है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इंक्रीज ट्रेड कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ाना है, इसमें ट्रेड को बढ़ावा देना है मेंबर स्टेट्स के बीच में। और दूसरा क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही चीज़ है यहाँ पर, जब ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगी। बट वो भी इसकी एम में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और ट्रेड को बढ़ावा देना है। कहाँ पर? अपनी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। उनके बीच में सब कुछ ट्रेड अच्छा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए। और क्या क्या है? रिफॉर्म द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में हमें रिफॉर्म करना चाहिए। इंटरनेशनल मंच जो होते हैं, उन पर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उन पर क्या होगा? ये सारे देश, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं, पाँचों के पाँचों देश एक साथ मिलकर एक आवाज़ में अपने मुद्दे उठाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम को, तभी रिफॉर्म कर पाएंगे। इंक्रीज दियर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इन ग्लोबल नेगोशिएशंस। वही बात है, ये रीजनल के जो रीजनलिज्म पे अभी हमने पढ़ा था। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इनको बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाएंगे? जब पांचों देश एक ही स्वर में आवाज़ उठाएंगे, अपने मुद्दों को उठाएंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। तीसरा आता है फॉस्टर ग्रेटर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आपस में क्या होना है? अपना पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि आपस में कन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी ना हो और आगे चीज़ें अच्छी हो सकें, तरक्की हो सके। ब्रिक्स की कुछ अचीवमेंट्स भी रही हैं, इसने कुछ अचीवमेंट्स भी की हैं, वो देख लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड अ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इन्होंने एस्टैब्लिश करा है। कहाँ पर? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से ये एस्टैब्लिश करा है। न्यू डेवलपमेंट NDB के नाम से इन्होंने एक बैंक बनाया है। किस चीज़ को फंड करने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में जो क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इन्होंने ये बैंक बनाया है। दूसरी चीज़ क्या है? लॉन्च्ड जॉइंट इनिशिएटिव्स इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड काउंटर टेररिज्म। ये इन चीज़ों में क्या करते हैं? जॉइंट इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए हैं। किन किन एरियाज़ में? एग्रीकल्चर, एनर्जी और काउंटर टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को रोकने के खिलाफ इन्होंने क्या किए हैं? इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो आपके, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और P5 कंट्रीज़ के नाम हो सके तो बिना चीटिंग के कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।